जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली टाइट्रेशन कर्व के बारे में और ग्लाइसीन के बारे में। तो सबसे पहली बात ये है कि टाइट्रेशन क्या होता है, टाइटर क्या होता है। तो टाइटर का मतलब होता है कि किसी सैंपल में, जैसे यूरिन सैंपल है, उसमें किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अमाउंट क्या है, ये पता करने को हम उसके लेवल को क्या बोलते हैं, टाइटर। जैसे मान लीजिए यूरिन है, उसमें हम पता करना चाहते हैं कि कितना ग्लूकोज है, तो वो उसका क्या होगा, ग्लूकोज का टाइटर। इसी तरह से हम बहुत सारे सैंपल में अलग अलग चीज़ों का टाइटर पता करते हैं। तो यहाँ पे टाइट्रेशन कर्व क्या होता है, तो टाइट्रेशन एक प्रोसीजर है हमको टाइटर को जानने के लिए। तो टाइट्रेशन कर्व क्या है, उससे पहले देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो यहाँ जो हम टाइट्रेशन कर्व डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व, है ना। यहाँ हम एक सैंपल लिए हैं, देखिए यहाँ पे सैंपल ये जो हमने लिया है वो इसमें रखा गया है। ये है ग्लाइसीन का सैंपल। ग्लाइसीन का सॉल्यूशन है एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में भाई, एसिडिक मीडियम में। अब या हम कहें तो ग्लाइसीन सॉल्यूशन हमारे पास है 0.1 मोलर। इसमें कितनी एसिडिटी है उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज़ किए हैं, यहाँ पे बेस। तो ये ब्यूरेट है हमारा और ये कॉनिकल फ्लास्क। अब हम क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डालेंगे। तो हम जानते हैं एसिड बेस का रिएक्शन होगा और एसिड न्यूट्रलाइज होगा। और अगर हम ये पता कर लें कि कितना NaOH यूज़ हुआ, तो हम ये पता कर लेंगे कि इसके सॉल्यूशन के अंदर कितनी एसिडिटी, ठीक है। लेकिन टाइट्रेशन कर्व हमको क्या क्या चीज़ें दिखता है उसको पता करने के लिए हम आइए देखते हैं ग्लाइसीन का टाइट्रेशन कर्व कैसा होता है। तो ग्लाइसीन के टाइट्रेशन कर्व में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ये देखिए, ये जो वाई एक्सिस दिखाई गई है इस पर हमने यहाँ pH दिखाया है, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम कितना इक्विवेलेंट ऑफ NaOH ऐड कर रहे हैं या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर रहे हैं उसको दिखाएंगे। तो देखिए हमारा जो ग्लाइसीन सॉल्यूशन है उसको हमने किस मीडियम में रखा है, यहाँ पे pH देखिए, यहाँ जहाँ बिगनिंग ऑफ कर्व है एसिडिक है। कैसा है भाई, एसिडिक है, क्योंकि pH 7 से कम, यहाँ पे pH 7 से कम है तो एसिडिक हो, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इसमें बेस ऐड करते जाएंगे pH हमारा बढ़ता जाएगा, यही होगा भाई, है ना। क्यों, क्योंकि एसिड न्यूट्रलाइज होता जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि ये कर्व ग्लाइसीन का कैसा है और इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम NaOH ऐड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, इसको कहते हैं pK1। pKa क्या होता है भाई, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो ये बताता है कि किसी मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या है, क्या करने के लिए, प्रोटॉन देने के लिए। एसिड है ना भाई, तो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी क्या है। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अमाइनो एसिड हमने लिया है ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखिए जब आप एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो ये तो बहुत वीक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका तो आयनाइजेशन नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर जो लोन पेयर है NH2 ग्रुप के ऊपर, उसकी वजह से प्रोटॉन आके इसको प्रोटोनेट कर देगा। तो अगर हम कहें कि इस पे नेट चार्ज कितना है, तो इस पे नेट चार्ज है +1, ठीक है। अच्छा,
जैसे जैसे आप इसमें बेस ऐड करते जा रहे हैं तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, इसका जो ये प्रोटॉन है जो इससे बाउंड है वो उसको कौन ले लेगा, बेस ले लेगा, ठीक है। और पीएच धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक पीएच में बहुत चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई सोल्यूशन है और उसमें आप एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं और उसमें बहुत चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं बफर। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइसिन जो है वो इस पॉइंट के अराउंड बफरिंग कैपेसिटी शो कर रहा है, बफर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या ये ब्लड के लिए अच्छा बफर है तो ब्लड का पीएच कितना होता है भाई, 7.4 या 7 के अराउंड होता है। तो ये तो वहाँ बफर के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो ग्लाइसिन देखिए फर्स्ट 2.34 pK1 पे ये जो है एक बफरिंग कैपेसिटी शो कर, यहाँ से आपने शुरू किया था तो यहाँ क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप बेस ऐड कर रहे थे वैसे वैसे ये प्रोटॉन देने की टेंडेंसी किसकी बढ़ रही थी भाई, ग्लाइसिन, है ना। ग्लाइसिन की टेंडेंसी बढ़ रही थी और बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पहुँचते पहुँचते जो ये pK1 है मतलब 2.34 है, ये pK1 किसका है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो जैसे जैसे आप बेस ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी टेंडेंसी क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है और एक पॉइंट पे पहुँचेगा जब pK1 = pH हो, है ना। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, कर्व का इन्फ्लेक्शन शो करेगा। मतलब यहाँ से तो कर्व ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा था लेकिन यहाँ से देखिए ये कर्व का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे अभी तो ये कॉनकेव था, अभी ये कॉन्वेक्स था, अभी ये कॉनकेव होने जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, अब धीरे धीरे यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट क्या बताता है, जहाँ पे कि ग्लाइसिन के दो फंक्शनल ग्रुप है ना, जब हम लोगों ने ज्यूटर आयन पढ़ा था तो देखा था कि एक ज्यूटर आयन में दो आपको फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप बेस को ऐड करते जा रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ ये जो पॉइंट हमको मिलता है वहाँ पे हमारे जो मॉलिक्यूल है ग्लाइसिन उसके ऊपर +1 चार्ज है और -1, मतलब नेट चार्ज क्या है, 0। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, ज्यूटर आयन, क्या है भाई, ज्यूटर आयन है, ठीक है। तो ज्यूटर आयन है ये, ठीक है। और ये हमको क्या बताता है, इसकी पीआई वैल्यू आप देखिए इस कर्व में। तो यहाँ से जब नीचे आ रहे हैं तो ये बता रहा है उसके पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अगर हम यहाँ से हाफ में डिवाइड कर लें इस कर्व को तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में बता रहा है और ये जो ऊपर वाला कर्व है ये इसके NH2 ग्रुप के तो डीप्रोटोनेशन के बारे में बता रहा है। तो ये डीप्रोटोनेशन यहाँ पे हो रहा है और फिर ये दूसरे फंक्शनल ग्रुप का डीप्रोटोनेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो pK2 है ये किसका है, ये है NH2 ग्रुप का, ठीक है। प्रोटॉन देने की टेंडेंसी यहाँ pH के बराबर हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि क्या ग्लाइसिन भाई का जो NH2 ग्रुप है वो ब्लड के लिए अच्छा बफर है, तो नहीं, क्योंकि ये 9.6 हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कर्व में दो ऐसे फ्लैट पॉइंट मिल रहे हैं। जब आप बेस तो ऐड कर रहे हैं
लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीएच में चेंज नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं बफरिंग रीजन। ठीक है। अच्छा, आप ये भी देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हम टाइट्रेशन कर करते हैं एसिटिक एसिड का, उसकी तुलना में इसका जो है वो pKa काफ़ी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। अब ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम एंजाइम पढ़ते हैं तो एंजाइम के एक्टिव साइट में बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, और उसके अंदर किस तरह से एनवायरनमेंट का चेंज हो रहा है एक्टिव साइट के अंदर, उस तरह से वो अमाइनो एसिड प्रोटॉन डोनर या एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एसिड बेस कैटालिसिस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। अच्छा, तो इस पूरे कर्व से हम क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ नेट चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ 0 है, और यहाँ नेट चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले तो जो पीआई वैल्यू है, उस समय ये मॉलिक्यूल किस कंडीशन में है? ज्विटर आयन कंडीशन में है। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसका मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इधर से पुल होगा, इधर से भी पुल होगा, दैट इज इक्वल, तो वो जो है किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम इस आयन को, ज्विटर आयन को, उसमें थोड़ा सा ये जो है बेस ऐड करेंगे तो उसके ऊपर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसका मूवमेंट हो सकता है, इसका भी मूवमेंट हो सकता है। तो इस पूरे कर्व से हम क्या समझते हैं? इस पूरे कर्व से हम ये 3 पॉइंट समझते हैं। पहला कि जो ग्लाइसिन का जो टाइट्रेशन कर्व है, वो हमें क्या बता रहा है? हमें बता रहा है कि 2 pK वैल्यू है, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं और 2 बफरिंग रीजन भी। ठीक है ना, 2 बफरिंग रीजन है, 2 डिफरेंट pK 1 है। अगर इन दोनों को ऐड करके ये दोनों, ये पॉइंट क्या बताता है? पीआई वैल्यू। पीआई वैल्यू बताता है कि यहाँ से ये कर्व में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो डोनेटिंग पावर है H+, वो ऑलमोस्ट 100% आयनाइज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है भाई? 100% आयनाइज हो जा रहा है। जबकि यहाँ से NH3+, इसका प्रोटॉन डोनेट, ये जो है अब प्रोटॉन देने की कैपेसिटी में आ जा रहे हैं। ठीक है ना। तो एक तरह से कहें तो यहाँ जो ग्लाइसिन का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो उसके प्रोटॉन देने का एंड 100% आयनाइजेशन हो गया, जबकि यहाँ से अमोनियम का प्रोटॉन देना शुरू हो। इसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक बॉन्ड। देख भी रहे हैं आप, क्योंकि इसके ये कौन सा है? ज्विटर आयन, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक बॉन्ड। दूसरा है pKa, जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है सराउंडिंग से। तो अगर एंजाइम के एक्टिव साइट में देखें तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से एंजाइम अपने इन्वॉर्मेंट, एक्टिव साइट में इन्वॉर्मेंट को चेंज करके पीके वैल्यू को चेंज करता है और रिएक्शन के कैटालिसिस को आसान कर देता है। ठीक है, दैट्स व्हाई एक्टिव साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आइसोलेशन ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम द एंटायर सोल्यूशन। साइटोसॉल में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, वाटर मॉलिक्यूल भी है, उससे आइसोलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चार्ज की सीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम एंजाइम कैटालिसिस में पढ़ेंगे तो। ठीक है। अच्छा, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है बफरिंग। कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बफरिंग मैकेनिज्म में, लेकिन ये टाइट्रेशन कर्व जो है
वो इसके केवल अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में है। इसका आर ग्रुप अगर आयनाइजेबल हुआ तो क्या होगा, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।